तो कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ये चैप्टर नंबर 9 है आपका। ये 2 पॉइंट से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि ये चैप्टर आपको एक भी सेकंड बोर नहीं होने देगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर आप एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको समझ में आता है कि कैसे मैथमेटिक्स आपकी डे टू डे लाइफ को आसान करती है। ठीक है। और दूसरा देखो, किसी भी चैप्टर को जब हम करते हैं ना, तो माइंड में एक चीज रहता है कि इसका एग्जाम में वेटेज कितना है। चैप्टर को करते रहे बट क्या स्कोरिंग दिलाएगा चैप्टर की नहीं दिलाएगा। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके वेटेज वाले पार्ट को। ठीक है। 2019 में इसका जो वेटेज है 4 मार्क्स का है, और 20 की मैं बात करता हूं तो 5 मार्क्स। 21 में एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, और यदि मैं 22 की बात करूं तो 7 मार्क्स का वेटेज रहा है इसका। तो लास्ट 4 इयर्स मुझे लगता है कि 7 to 8 मार्क्स का वेटेज है, और सबसे छोटा चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है। तो उस नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से यदि वेटेज को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है। तो ये तो हो गए बेटा इसके वेटेज। अब समझते हैं कि ये हमारे डे टू डे लाइफ को आसान कैसे करता है और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग क्यों है। ठीक है। तो आपके सामने एक माउंटेन है और मैं आपसे कहता हूं कि इसकी हाइट को कैलकुलेट करो, तो एकदम से दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हाइट कैलकुलेट करें कैसे, क्योंकि मेजरिंग टेप से तो पॉसिबल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, ऑब्स्टेकल्स हैं, तो मेजरिंग टेप से तो पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो देखो कैसे पॉसिबल कर सकते हैं इसको। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं थियोडोलाइट, जो बेसिकली एंगल मेजर करने के काम आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करता हूं कि माउंटेन की हाइट को रफली मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ठीक है। एक कुछ डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस क्योंकि फ्लैट ग्राउंड है तो आप इस डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट कर लेते हैं कि वो 20 मीटर, कुछ भी 30 मीटर 50 मीटर आप कुछ भी मान के चल सकते हैं। ठीक है। यहां पर एक मैंने थियोडोलाइट सेटअप किया, और इस थियोडोलाइट में आगे एक टेलीस्कोप लगा होता है बेटा। उस टेलीस्कोप के जरिए मैं क्या कर सकता हूं, उसके टॉप को टारगेट कर सकता हूं, और ये मेरे को क्या देगा बेटा, थियोडोलाइट एक एंगल देगा। सपोज करता हूं कि वो 45 डिग्री का एंगल है। तो इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस है। या तो हाइट दी होगी तो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी, और यदि डिस्टेंस दी है तो हाइट कैलकुलेट करनी होगी आपको। ठीक है। तो इसके अंदर दोनों में से मेरे लिए इजी क्या था, डिस्टेंस को फाइंड करना था, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस पे था तो मैंने इसको फाइंड कर लिया, और इसकी हेल्प से मैं बहुत आसानी से हाइट को कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है। अब एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं इसको। अब आपके सामने रिवर है, इसकी विड्थ को कैलकुलेट करनी हो तो देखो, इसका एक छोर से दूसरे छोर को आप इजीली देख पा रहे हैं। कई सारी हमारे आगे रिवर्स ऐसी हैं जहां पर एक छोर से दूसरा छोर जो आप इजीली देख भी नहीं सकते, तो उस केस में आप विड्थ को कैलकुलेट करेंगे कैसे। ठीक है। क्योंकि वाटर का जो फ्लो का लेवल होता है बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, तो उसके अंदर मेजरिंग टेप तो वैसे भी काम नहीं करेगी। तो कैसे हो सकता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है बेसिकली जिसको सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। किसी भी तरीके से यदि मैं दूसरे किनारे पे यदि मैं लेवलिंग स्टाफ को सेटअप कर दूं, इसके अंदर बेसिकली आपको जो देखेंगे ना, इसके अंदर मार्क होती है इसकी हाइट। ठीक है। जैसे सपोज करता हूं 5 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है, 20 मीटर, 25 मीटर है। ठीक है। लेट कर लेते हैं। और दूसरे पार्ट पर यदि मैं दोबारा से इस थियोडोलाइट को टारगेट करूं, और यहां से इसके टॉप को हमें देखना है, तो जब मैं टेलीस्कोप से इसके टॉप को टारगेट करूंगा तो वो मुझे क्या देगी, एक एंगल। सपोज कर लेता हूं कि एंगल आपका 30 डिग्री का है, और लेवलिंग स्टाफ पे जिस हाइट को आपने टारगेट किया ऑलरेडी वो आप देख पा रहे हैं। सपोज करो 25 मीटर है, तो मैंने आपको पहले बताया कि कोई एक चीज आपको गिवन है तो दूसरी चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर मेरे लिए विड्थ को फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड था, बट ये पार्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है। तो इसने एंगल दे दिया, और एंगल की हेल्प से एक पार्ट मेरे पास गिवन है जो कि हाइट है, इसके जरिए मैं क्या कर सकता हूं, विड्थ को कैलकुलेट कर सकता हूं। बहुत बच्चों को मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रिवर की विड्थ को हम फाइंड करें ही क्यों। ठीक है। तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं बेटा कि जो ब्रिजेस आपके कास्ट होते हैं ना, जो बहुत वाइड आपके रिवर्स हैं, तो हम उसकी विड्थ को कैलकुलेट उस केस में करते हैं जब हम उसके एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जिस पार्ट पे हम ब्रिज को कास्ट करें ना, वो मिनिमम विड्थ हो, क्योंकि जब हम मिनिमम विड्थ पे किसी ब्रिज को कास्ट करेंगे
तो जो एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस जो होगा ना बेटा वो मिनिमाइज होगा आपका, ठीक है। तो आप होप कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, आप जस्ट इसका जो प्रीवियस चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 आपने ऑलरेडी सारी चीजों को सीखा हुआ है, बट हमारी कोशिश एक छोटा सा ओवरव्यू दे दे ताकि आप चीजों को एक बार जल्दी से फ्रेश कर लें, ठीक है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसमें क्या है बेटा, इसमें दो चीजें हैं, या तो आप ऊपर से नीचे आए या तो नीचे से ऊपर जाएं। तो देखो क्या देगा ये फॉर्मूला बेसिकली आपको, जब परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस यानी ऊपर से जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो साइन थीटा, एज इट इज जब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होगा तो कॉस थीटा, और जब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा तो क्या होगा, टेन थीटा। अब इसका रिवर्स कर देते हैं, क्या होगा जब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा बेटा, कॉट थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस सेक, और यदि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाता तो क्या बनेगा आपका कॉसेक थीटा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सामने आपके फिगर में शो किया हुआ है, आप इजीली यहां से चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है ना बेटा वो इस चीज में होता है कि सर ये तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में ये होगा तो ये होगा, और जब ये होगा तो क्या होगा, बट सर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम इन चीजों को फाइंड कैसे करें कि उसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। तो देखो उस चीज को समझते हैं। जैसे आपके सामने मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो 90 डिग्री का जो एंगल है ना बेटा, इसके जस्ट अपोजिट जो आप साइड देख रहे हैं ना बेटा, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस। तो ये चीज तो बहुत सिंपल है कि 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनियस हो गई। अब हमारे पास बेटा एक चीज बच गई बेस और एक बच गई परपेंडिकुलर। तो दोनों में से यदि मैं एक चीज को फाइंड कर लूं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक जो बच जाएगी वो तीसरी चीज होगी। तो बेस को टारगेट करते हैं बेटा, बेस कैसे किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पहचान सकते हैं। तो 90 डिग्री के साथ में जो एंगल बेटा आपको इस क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, या तो वो एंगल यहां पर हो सकता है या तो एंगल वो यहां पर हो सकता है। तो मान के चलते वो एंगल यहां है, और जब आप 90 डिग्री के साथ इस एंगल को कंसीडर करेंगे ना बेटा, तो ये वाली जो आपकी साइड होगी इसको हम क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। और जब ये बेस हो गई तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास तीसरी चीज क्या बचती है, परपेंडिकुलर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। अब जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं, मान के चलो कि इस एंगल को हमें लैट नहीं करना है, इसकी जगह हमारे पास एंगल यहां गिवन है, तो हमारे पास साइड कौन सी मिली, ये वाली, ठीक है। तो उस केस में आपका बेस जो है वो ये हो जानी है, और फिर तीसरी चीज आपकी बच जाएगी परपेंडिकुलर। तो उस सिचुएशन में परपेंडिकुलर आपकी ये होगी, ठीक है। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं बेटा, आप 8 चैप्टर में ऑलरेडी इन सारी वैल्यूज के ऊपर काम कर चुके हैं कि साइन 30 होगा तो क्या होगा, 45 होगा तो क्या होगा, 60 पे क्या होगा। इस चैप्टर के अंदर जो मेजर जो आपका जो यूज होना है बेटा, या तो वो 30 डिग्री है, या तो 45 डिग्री होनी है, या तो वो 60 डिग्री होनी है। तो देखो इसी को समझेंगे क्योंकि बाकी की चीजें चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक तो तरीका यह है कि आप सिंपली इसको याद कर लें, क्योंकि याद करते हैं तो चीजों को रिकॉल करना ज्यादा आसान होता है। और बहुत बच्चे जो याद करते करते थक गए फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि सर याद तो कर लेते हैं बट भूल जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक बहुत सिंपल आपका फॉर्मूला है। यदि आपने साइन थीटा निकालनी है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने हाथ को रखेंगे, ठीक है। अब मान के चलता हूं कि इसमें साइन 60 निकालना है आपको, क्या निकालना है, साइन 60 डिग्री। तो उस केस में क्या करेंगे, उसके बॉटम फिंगर को अंडर रूट में डालेंगे। मान के चलता हूं कि कितने, 1 2 3, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 2, क्या होगा, साइन 60 आप देख रहे हैं √3/2। तो आप इस तरीके से कॉस की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं और tan थीटा की वैल्यू को भी फाइंड आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ये ट्रिक है। यदि आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें, ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं आपके सामने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये जस्ट पॉइंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि चैप्टर का बैकबोन है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर इन टर्म्स का यूज ना हुआ हो। तो बहुत ध्यान से बेटा आपने एक एक पॉइंट्स को आपको समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके पहले पॉइंट से, जो कि आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मान के चलो कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और मेरी आंखों का एक लेवल है। वो लेवल कुछ भी हो सकता है, वो हाइट टू हाइट आपका वेरी करता है। तो मैं अपने से स्टार्ट करता हूं। मान के चलो तो मेरी आंखों का लेवल है और इसके जस्ट सामने में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं।
जो कि लाइन आपकी कुछ इस तरीके की है। और आप सभी को पता होगा बेटा जो इमेजिनरी लाइन होती है ना वो इस पैटर्न में ड्रॉ की जाती है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ की है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसी आंख के लेवल पे मैं दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट को देख सकूं? बेटा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। होगा क्या कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो मेरी हाइट से ऊपर की तरफ लाई करेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं छत को देख रहा हूं तो मुझे आंखों के लेवल को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। और एज इट इज जब मैं अपने से नीचे की किसी चीज को टारगेट करूंगा तो आंखों के लेवल को मुझे डाउनवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लेट करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि यहां पर लाई करता है आपका, ठीक है। तो क्या होगा जब इसको मुझे देखना होगा, जो आंखों का लेवल मेरा यहां पर है उसको देखने के लिए आंखों के लेवल को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मान के चलता हूं कि मैंने इसको देखा, ठीक है। तो जब मैंने आंखों के लेवल को ऊपर किया ना तो पहले आंखों की पोजीशन मेरी यहां पर थी, जब मैंने ऊपर देखा तो पोजीशन मेरी यहां चली गई। तो इसने क्या दिया बेटा, एक एंगल दिया। तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यदि इसको सिंपली समझना हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि द एंगल अबव हॉरिजॉन्टल लाइन इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एंगल क्रिएट होता है, ठीक है। अब मान के चलता हूं कि ऐसा एंगल है जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जो कि आपका यहां पर लाई करता है। तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा, जो आपकी आंखों का लेवल यहां पर था उसको देखने के लिए अब उसको नीचे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। वो किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आंखों की पोजीशन जो पहले यहां थी अब शिफ्ट होकर कहां पर आ गई, यहां पर। तो इसने क्या किया, एक एंगल दिया। और इस एंगल को बेटा हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब किसी बच्चे को यदि कंफ्यूजन होती है कि सर एलिवेशन को डिप्रेशन ना समझ ले या डिप्रेशन को हम एलिवेशन ना समझ ले, तो मैं बताता हूं बेटा जो सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे। एंगल अबव हॉरिजॉन्टल लाइन इज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, यदि इसके पैरेलल यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो इसके अंदर का एंगल बनता है ना बेटा, जो एंगल यहां बन रहा है वो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका शिफ्ट हो जाएगा कि ये जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट आपका रह रहा है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये चीज क्या होती है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना तो एक आपका पाथ क्रिएट होता है, ठीक है। पहले मेरी आंखों की पोजीशन यहां थी, जब मैंने उसको देखा तो एक पाथ क्रिएट हुआ। सपोज करता हूं उस पाथ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं, ठीक है बेटा, जो आप इसको देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में ये पाथ है आपका, और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करूं तो ये वाला पाथ क्रिएट हो रहा है आपका। तो एंगल ऑफ पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं लाइन ऑफ साइट। ये एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में आप लाइन ऑफ साइट क्या है आपकी, ये वाली है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो होप आपको ये चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गई। उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इसके अंदर हमने सारी चीजों को समझ लिया। और आसानी से एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा हुआ है, आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे सपोज करो कि मैं यहां हूं और मैं अपने से जस्ट ऊपर की चीज को देख रहा हूं, जैसे बिल्डिंग के टॉप को टारगेट कर रहा हूं, तो एक एंगल क्रिएट हो रहा है, जैसे कि यहां पर है मान लो, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और एज इट इज मैं ऊपर खड़ा हूं और अपने से नीचे के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, डिप्रेशन बनेगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, एक लड़की जो छत के ऊपर है और अपने से जस्ट नीचे की किसी चीज को टारगेट कर रही है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और ये आपका क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ठीक है बेटा। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।